नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, एक तरफ जो है वो देश में तमाम युवा जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो बिहार में महिलाओं को पैसा बांटने में लगे हुए हैं। 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए गए। 75 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर बताया जा रहा है। तो ये एक बड़ा अमाउंट जो है वो बांटा गया है। सर, सवाल मेरा ये है, समझना मैं ये चाहता हूं कि ये जो दो अलग अलग तस्वीरें हैं, ये क्यों? जो रोजगार मांग रहे हैं युवा, उनको सपने दिखाए गए, उसके बाद सत्ता मिली थी, लेकिन वो सपने आज भी सपने हैं और अब उन सपनों की कीमत बहुत भयावह होती चली जा रही है। उन सपनों की कीमत अब एफआईआर है, मुकदमे हैं, लाठी डंडों से कुटाई है, पिटाई है। ये सारी चीजें उन सपनों की कीमत चुकानी पड़ रही हैं और उसके बावजूद भी ये सपने सिर्फ सपने हैं, संघर्ष में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ सपने ही नहीं रह गए, संघर्ष में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। समझना मैं ये चाहता हूं कि ये चल क्या रहा है। एक तरफ 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे जा रहे हैं क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, क्या यही वजह मान लिया जाए? लेकिन देश के बाकी हिस्सों से कोई लेना देना नहीं। एक और बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग चीज आज सुनने में आ रही है। जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो वो कह रहे हैं कि नरेंद्र और नीतीश दो भाई जो है अपनी बहनों के कल्याण के लिए जो काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तभी खुशी मिलती है जब बहनें स्वस्थ हों, समृद्ध हों, इत्यादि इत्यादि। तो वो बहनें आखिर किसको संबोधित कर रहे हैं? मैं ये भी समझ लूं, नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी जो है अगर इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी अहम हो गई है कामकाज के लिहाज से, तो वो जो सीएजी ने 72,000 करोड़ का आरोप बताया था उसमें से मोदी जी की हिस्सेदारी कितनी है, ये भी समझ लूं लगे हाथ। राम प्रकाश जी नमस्कार। आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो ओवरऑल सिचुएशन है ना देश की, बेसिकली चाहे नीतीश कुमार का आपने जिक्र कर दिया, चाहे मोदी जी का जिक्र, तो 2014 से 2013 से देखिए, बल्कि जब ये सारा बिल्डअप हो रहा था। इस बिल्डअप के मूल में क्या था कि ये देश कुशासन का शिकार है सदियों से, और यहाँ पर एक सुशासन बाबू आएंगे मोदी के तौर पे। वो 2 करोड़ रोजगार भी हर साल देंगे, पूरे देश का काया पलट कर देंगे, यूथ से लेकर महिलाओं से लेकर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वन कैन इवन एस्पायर फॉर। तो वो एक सपना वहां बेचा गया था। 20 साल से आप लगातार बिहार के अंदर देख रहे हैं। बिहार के अंदर 20 साल से नीतीश कुमार, या बीच में साल 1.5 साल कोई बीच में और बना दिया था उन्होंने अपना ही, लेकिन सत्ता उनके पास है, सत्ता के सारा संचालन। बिहार में वाइटल ह्यूमन इंडेक्स पे किस पैरामीटर पे क्या सुधार हुआ है, आज तक कभी मोदी जी ने उसमें वोट मांगी है? कभी नीतीश जी ने उसमें वोट मांगी है? मोदी जी की आज की अगर आप तकरीर देखेंगे राम प्रकाश जी, आप हैरान रह जाएंगे। वो क्या कह रहे थे पता है आपको? कि 20 साल पहले जब लालू का शासन था तभी ये था, जिसको हम रह रहे के अतीत जीवी कहते हैं। मोदी जी 20 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रहे कि बिहार में हमने ये तीर मार दिए ना। नीतीश बता रहे, कह क्या रहे हैं कि साहब हमने जो है ना बेसिकली ये जो महिलाओं का किया, आप सोच के देखिए क्या ये योजना क्या है जो आज पैसे बांटे हैं। आप हैरान रह जाएंगे, बिहार जैसे गरीब राज्य के अंदर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की, और उसके कंट्यूर्स में जाइए आप, क्या है बहुत ब्रीफ में। 18 से 60 साल की महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक, आवेदन करने वाली महिलाओं को पहले 10,000 रुपए दिए जाएंगे, तो आज वो 10,000 रुपए की किस्त देंगे। ठीक, उसके बाद क्या है कि इसके बाद बिजनेस का एनालिसिस किया जाएगा। बिजनेस का एनालिसिस कब होगा? चुनाव के बाद ऑब्वियसली। आज तो 10,000 मिले, उसके बाद 10,000 हजम, बिजनेस हजम, कहानी खत्म, योजना खत्म। 7,500 करोड़ गए पानी में। वोट खरीद का इससे ब्लेटेंट उदाहरण कभी आपने देखा हो तो एक ये उदाहरण आपके सामने है। और चलते चलते एक बार पिछली साल नजर पलट के देखिए महाराष्ट्र में क्या किया था। लाड़की बहन योजना, उसकी कुछ किस्तें महिलाओं के खाते में चली जाए, ध्यान होगा आपको, हमने उसमें चर्चा की थी। उसकी कुछ किस्तें चली जाए। आपको पता है हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव हमेशा साथ होता है विधानसभा। हरियाणा का चुनाव अलग कर दिया, महाराष्ट्र का अलग कर दिया। किस लिए? कि एक दो योजना उसकी किस्त चली जाए महिलाओं के खाते में, और जिसने भी अप्लाई किया नहीं किया सबके खाते में जबरदस्त पैसा चला गया एडवांस। कि चलो ये दिवाली के नाम की एडवांस किस्त है। सोच सकते हैं आप, सरकार कभी कोई चीज एडवांस देती है क्या? वहां दिया गया। क्यों? क्योंकि वोट खरीदना था। और पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक माहौल बना दिया गया कि ये सरकार तो बड़ी वाइटल है, वरना ये 2,500 रुपये बंद हो जाएगी। सोचिए ना, कोई चुनाव आयोग ने कुछ नहीं की, कोई संस्था नहीं, कुछ नहीं। और धीरे से उसके बाद उस योजना की आड़ में, केवल योजना की आड़ में, जो वोट बढ़ाने का खेल, और उसके बाद सत्ता में वापसी चुपचाप, कोई शोर शराबा नहीं, कोई सेलिब्रेशन। ऐसे ही आपको ध्यान हो तो मध्य प्रदेश में किया गया था। उसमें भी महिलाओं को खाते में कैश ट्रांसफर करने की बात।
मैं राम प्रकाश जी को कह रहा हूं कि आप 2 लाख रुपए ले लीजिए मेरे से रोजगार के, लेकिन आज 10,000 ले लीजिए। ये काम में आप 4 साल पहले भी कर सकते, सरकार तो मेरी ही थी उस समय, तब नीतीश को नहीं आई ये मुख्यमंत्री रोजगार योजना। क्या आम बिहार का आदमी इस बात को नहीं समझ रहा है? इसका डिजाइन समझिए राम प्रकाश जी। डिजाइन मध्य प्रदेश में आपने देखा, डिजाइन आपने महाराष्ट्र में देखा कि चुनाव से पहले धुआंधार पैसा खातों में डाल दिया, उसके बाद जो वोटों का खेल कर रहा है वोटर लिस्टों के जरिए, ताकि विपक्ष को और सारे देश को लगे कि अरे यार ये तो लड़की योजना काम कर रही है, मुख्यमंत्री योजना काम कर रही है सारा क्या कि ये स्मोक स्क्रीन है। इसकी आड़ के अंदर जो आपने वोटर लिस्टों के जरिए जो खेल कर रहा है, उसके पीछे छिपने का बहाना मिल जाता है। आप बिहार के लोग इतना ना समझते हैं कि 10,000 का मतलब आज नहीं समझ रहे। और अकेला महिलाओं को मत मानिएगा, 2 दिन पहले मैं देख रहा था बिहार के अंदर राम प्रकाश जी कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है, छात्रों से लेके बेरोजगारों से लेकर के वकीलों से लेके पत्रकारों से लेके साइकिल वाला रिक्शा वाला, सबके खातों में कुछ न कुछ धुआंधार जा रहा है। ये पैसा कहां से आ गया? ये पैसा पहले कहां था? इस पैसे को आपने जो मुफ्त की बंदर बांट कर रहे हो, उसकी बजाय आपने सुशासन में क्यों नहीं लगा दिया? तो आज एक तरफ मोदी जी ने ये किया, 7,500 करोड़ राम प्रकाश जी बिहार जैसे स्टेट के लिए, 75 लाख महिलाएं, सीधा सीधा वोट खरीद का मामला। और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी पटना में है इसी समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं, सदाकत आश्रम में उन्होंने तमाम गरीब वर्ग की महिलाओं से इंटरेक्शन किया है। उसके बाद वो एक रैली में भी जाने वाली है, आपको ध्यान होगा। तो उसके अंदर महिलाओं ने जो बातें की कि सुशासन नाम की तो चीज ही नहीं है, महिला सुरक्षा की तो चीज ही नहीं है। एक बच्ची आई वहां पर, यंगस्टर यूथ थी, उसने बताया कि दीदी मैं जब कॉलेज में जाती हूँ तो मुझे रास्ते में डर लगता है। नीतीश कुमार तो सुशासन के ही प्रतीक मानते हैं, जैसे मोदी सुशासन के प्रतीक। तो कंट्रास्ट देखिए, 10,000 रुपए में महिलाओं की वोट जुगाड़ने के लिए एक वो स्मोक क्रिएट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो महिलाओं की जो बेसिक सुरक्षा है वो खतरे में। इस मॉडल को देखना पड़ेगा। ये मॉडल मध्य प्रदेश से चला था, महाराष्ट्र गया, और जैसे ही चुनाव हुआ, आपने महाराष्ट्र में देखा कितनी रहेगी वो लड़की बहना योजना की लाभार्थी, सारे के सारे पैरामीटर सब कुछ बदल गए। हरियाणा के अंदर आपको ध्यान होगा जब चुनाव लड़ रहे थे तो वो योजना जो थी महिलाओं को पैसे देने की, उसका ऐप कल लॉन्च हुआ है, 1 साल हो गया, अब लॉन्च हुआ उसका ऐप। महिलाओं को क्या गया था, सरकार बनते ही पहले दिन से देंगे। तो ये एक डिजाइन समझिए, कहीं पहले खाते में डाल के कहीं पोस्ट डेटेड चेक देके। एक पक्ष राम प्रकाश जी में, दूसरा आपने ओपनिंग की बेरोजगारी की। आज की तारीख में पेपर लीक, वोट चोरी से भी बड़ा संकट इस देश के यूथ के सामने हो चुका है। वोट चोरी पे तो आप कभी ना कभी लड़ लेंगे, देर सवेर, महीने 2 महीने बाद, चुनाव 5 साल नहीं चलते। लेकिन जो आज वोट चोरी, जो पेपर चोरी का जो स्थिति है, पेपर लीक की जो स्थिति है, अक्रॉस द कंट्री ये फिनोमिना है। आपने उत्तराखंड में जिस तरीके का सीन देखा, बिहार में आप रोज देखते हैं, हरियाणा में रोज देखते हैं, आप यूपी के अंदर रोज देखते हैं। और कल तो मैं हैरान रह गया, बेंगलोर के अंदर बहुत बड़ी रैली हुई है, बहुत बड़ी रैली। यानी कि जो बेरोजगारी की स्थिति है वो पैन इंडिया है, उसमें ये नहीं कि बीजेपी, कांग्रेस, नीतीश कौन। और उसको एड्रेस करने का केवल एक ही तरीका है, ना सबको आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी दे सकते हैं, ना आप उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबको नौकरी दे सकते हैं, क्योंकि हमारी संख्या इतनी बड़ी। उसका केवल और केवल एक तरीका था राम प्रकाश जी, और वो था स्किलिंग का। आप स्किल कीजिए उनको, और उसके बाद उनको स्वरोजगार के लिए जो भी आपको इजी टर्म्स पे लोन देना है। इनमें से किसी भी चीज पे काम हो रहा है क्या? आप बता दीजिए, किसी भी चीज पे काम हो रहा है? केवल एक चीज पे काम हो रहा है, पेपर लीक करो, अपने आरएसएस के लोगों के जरिए अपने लोग लगाओ। हर स्टेट के अंदर याद है, जहां पर सूट नहीं करती डेमोग्राफी, वहां की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करो। हरियाणा के अंदर क्लास 4 को छोड़ करके क्लास 2, क्लास 3, क्लास 1 सारे के सारे कर्मचारी बाहर के, 70%, 80% सिलेक्शन बाहर के। कर लीजिए, क्या करेंगे आप? और किन एरियाज के अंदर है जहां पर डेमोग्राफी किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सूट नहीं करती? आप सोच सकते हैं इतना लॉन्ग टर्म के हिसाब से चीजों को किया जा रहा है। तो यूथ के अंदर अगर यूथ सड़कों पे नहीं आएगा तो वो करेगा क्या? उसके पास ऑप्शन क्या है? या तो अपराधी बन जाएगा, या वो नशे में आ जाएगा, या वो सड़कों पे घूमेगा स्टंट करता हुआ। अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होगी। ये जो आप बिहार के अंदर आप देख रहे हैं, यूपी के अंदर देख रहे हैं, हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख रहे हैं, नशा जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसका सिंगल लार्जेस्ट कारण क्या है? सिंगल लार्जेस्ट कारण है बेरोजगारी। अगर उनको रोजगार मिल जाए समय रहते तो वो बेचारे अपना काम करेंगे। कौन चाहता है नशे की उसमें आना? नशा तो मजबूरी का नाम है ना, और नशा इजिली अवेलेबल इतना है। तो आप देश की एक पूरी पीढ़ी को नष्ट और बर्बाद कर रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। और इसके लिए हमारा जो
सेटअप है पूरे का पूरा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, वो इस मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझे। और जब ये लोग जब ये गुस्सा, अभी तो देखिए, माफ कीजिएगा, कहीं देहरादून के अंदर, कहीं पटना के अंदर, कहीं लखनऊ के अंदर, कहीं बंगलौर के अंदर, कभी चंडीगढ़ के अंदर, हरियाणा के अंदर, अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड है ये। जिस दिन ये ऑर्गेनाइज होके एक जगह पे इकट्ठा होंगे, उस दिन से डरिए। मैं वो शब्द नहीं कहना चाहता, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन क्या यहाँ के शासकों को वो दिख नहीं रहा है? आपने 2 दिन पहले लद्दाख के अंदर जो सिचुएशन देखी, एक बॉर्डर स्टेट, कुछ तो सोच लीजिए आप किस दिशा में जा रहे हैं। सुशासन के नाम पर जो कुछ देश को सामना करना पड़ रहा है, और जिस तरीके से सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार करके छोड़ दिया गया। आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना मत पढ़िए, कुछ करना है तो करिए, नहीं करना तो मत करिए, कोई एवेन्यू नहीं है सरकार की तरफ से। तो ये दिशाहीनता, राम प्रकाश जी, अल्टीमेटली ये ले डूबेगी। अभी आप केवल इसलिए बचे हुए हैं कि आपका देश का आकार बड़ा है, बहुत बड़ा देश है, और उसको संगठित करने के लिए एक कोई बड़ा चेहरा नहीं। जिस दिन वो चेहरा मिल गया, राहुल गांधी ने आज क्या कहा? राहुल गांधी ने पहले, अभी तक वो वोट चोर की बात कर रहे थे, अब वो पेपर चोर की बात। और पेपर चोर की बात कहां से लिंक हो रही है? आपने देखा देहरादून के अंदर सरेआम नारेबाजी हुई है 2 दिन तक, पेपर चोर, गद्दी चोर, बाकायदा मुख्यमंत्री का नाम ले रहे। और मुख्यमंत्री जी ने कितनी सहजता और सरलता से कह दिया कि पेपर जिहाद है। अरे भाई, पेपर जिहाद है तो आप किस चीज का इलाज है? अगर आपके रहते हुए शासन में पेपर लीक हो रहा है तो आपको क्यों रहना चाहिए? इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। वो पेपर जो लीक माफिया है, वो किसके संरक्षण में फल फूल रहा है? अगर आपके में नहीं है तो अंदर कीजिए ना, पकड़िए उसको। तो पूरे देशों के अंदर, पूरे भाजपा के जो स्टेट्स में, उनके अंदर एक ये नई किस्म का मॉडल आ गया। दूसरी सरकारों के दूसरे मॉडल हैं, लेकिन ये ज्यादा अपेरेंट है पूरे के पूरे उसमें, और सरकारों का इसको एड्रेस करने पे कोई ध्यान नहीं। ये बहुत ही खतरनाक अलार्म की तरफ बढ़ रहे हैं आप, और आने वाले समय में ये अपने आप में इतनी बड़ी चुनौती हो जाएगी कि बाकी सारी चीजें बैकसीट ले जाएगी। 7,500 करोड़ रुपए बांट दिया आपने। अगर ये पैसा आपने उनसे 4 साल पहले बांटा होता तो आज वो कुछ कर रही होती। आज आपने केवल इसलिए कि 10,000 में अगर वोट मिल जाए तो क्या बुराई। ये जो मुफ्तखोरी की आदत आप डाल रहे हैं, उनको भी पता है कि 2 लाख रुपए नहीं मिल रहे, 10,000 तो ले लो कम से कम। ये हमारा नेशनल कनेक्टर है, क्या करें, गरीबी इतनी। तो कुल मिलाकर के इसका एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया जा रहा है कि देखिए ये योजना जो बाकी स्टेट्स का मैंने जिक्र किया, उस तरीके से इसको करके बाकी फिर सारा खेल गणेश गुप्ता और तमाम चीजें कर चुके हैं। बस एक मौके का इंतजार है। इसी हफ्ते, कमिंग वीक में, गणेश गुप्ता बिहार जा रहे हैं, पोल प्रिपेयर्डनेस का रिव्यू करेंगे, और दिल्ली में आते ही कार्यक्रम घोषित कर देंगे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, क्या चल रही है। आपको पता है, एक बार चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ, उसके बाद कोई संस्था बीच में इंटरफियर आमतौर पर नहीं करती। बात खत्म। जो चाहते थे वैसे ही हो गया, SIR चल रही है, हु केयर्स, बहस चलती रहेगी, कोई तो फर्क तो नहीं पड़े। यही सारी चीज देखने को मिलती है। एक तरफ सर मोदी जी का संवाद है महिलाओं के साथ, जिसमें वो नरेंद्र और नीतीश भाई भाई की बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं, वो जंगल राज की बात बता रहे हैं, वो महिलाओं को सुरक्षित रहने की बात बता रहे हैं इत्यादि। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का संवाद है, वो महिलाओं से संवाद करते हुए कहती हैं कि भाई आपकी जो ताकत है उसको सियासी दल समझ रहे हैं, इसीलिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं। यानी सीधे तौर पे उन्होंने मोदी पे तंज कसा, मोदी की उस बात पर तंज किया कि भाई उनके खाते में पैसे जा रहे हैं इत्यादि इत्यादि। जो भी है, पैसे के मामले से हम बाहर निकलते हैं, स्थिति पर आते हैं। बेरोजगारी हो, महंगाई हो, महिलाएं हो, युवा हो, इन सबके मुद्दे आज की तारीख में पब्लिक डोमेन में आ तो गए हैं। अब उनकी चर्चा हो रही है, नहीं हो रही है, क्या हो रही है, वो सबको दिख रहा है। प्रधानमंत्री और प्रियंका गांधी आमने सामने है अगर इस महिला संवाद में, तो इन दोनों संवादों का फर्क जो है वो कैसे देखा जाए? क्या फर्क है इन दोनों संवादों में? नहीं राम प्रकाश जी, 2 चीजों का फर्क है। एक तो आप पूरा सीन क्रिएट करके ऑप्टिक्स जनरेट करते हैं, 20 लोगों को सिलेक्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, अपने पार्टी सिस्टम के जरिए, उनसे सब कुछ गुडी गुडी कहलवाते हैं। प्रधानमंत्री जी ताली बजाते हैं, प्रधानमंत्री जी मुस्काते हैं, और उसके बाद उसके स्क्रीन शॉट्स, वीडियो जारी करके प्रोपेगेंडा किया जाता है। एक पक्ष वो आपने देखा आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री सुन रहे थे, प्रधानमंत्री को सुनने की आदत है, जबकि अमित शाह जी ने बताया था कि राज्यसभा में कि आप मुझसे ही भिड़ लीजिए, प्रधानमंत्री ज्यादा सुनते नहीं, उनकी आदत में। उसके बावजूद चुनाव के लिए एक खास तरह की ऑप्टिक्स उन्होंने आज क्रिएट की। मजबूरी है भाई, क्या करें। तो वो 7.5
वो 7.5 लाख महिलाओं को, 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देना कोई मजाक नहीं है। ये मतलब सरेआम दोनों हाथों से आप खजाने को लुटा रहे हैं। तो वो एक ऑर्केस्ट्रेट, जिसको आप कहते हैं ना, इवेंट के तौर पर डिजाइन किया हुआ, डेवलप किया हुआ एक मॉडल है। उसमें बिहार का हर वर्ग की महिलाएं नहीं कह सकते आप, बस चंद महिलाएं जो सरकार की गुड़ी गुड़ी करेंगी, जो सरकार को बड़ा विजनरी बताएंगी, बाकायदा ट्यूटर्ड जिसको आप कहते हैं। एक पक्ष वो होगा। दूसरा, आपने देखा किस तरीके से प्रियंका गांधी मंच पे गई सदाकत आश्रम में, 2-2.5 हजार महिलाएं थी वहां पर, और उनसे क्या, पहले तो उनकी बात सुनो। हमारे गठबंधन ने तय किया है कि जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको 2500 रुपए हर महीने मिलेगा। आपके मानदेय की बात हम सब अच्छी तरह से समझ रहे हैं और आपके मानदेय को बढ़ाने के लिए, आपके सम्मान के लिए हम सब काम करेंगे। आपने यहां मंच पे कई महिलाओं ने अपने बच्चों की स्वास्थ्य की बात की। हमने तय किया है कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा जारी किया था, उस तरह से बिहार में हम उसे लागू करेंगे। इसका मतलब है कि 25 लाख रुपए तक कोई भी स्वास्थ्य सुविधा, चाहे वो सर्जरी हो, दवा हो, कुछ भी हो, वो आपको मुफ्त में मिलेगी। ये आपके समर्थन के लिए है, ये इसलिए है ताकि आपको अपने बच्चों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिजनों के स्वास्थ्य के लिए संघर्ष नहीं करना पड़े। हमने ये तय किया है कि हम भूमिहीन परिवारों को 3 से 5 डिसमिल जमीन दिलवाएंगे। और सुन लीजिए, इस जमीन का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा ताकि जमीन आपके नाम हो, जमीन आपकी हो। ये आपकी शक्ति है जिसे हम पहचान रहे हैं, ये आपका सम्मान है जिसे हम समझ रहे हैं। सब इम्प्रॉम्प्टू, जिसमें जो कुछ मर्जी है, कोई यंग लड़की है, कोई किशोरी है, कोई बच्ची है, कोई बुजुर्ग महिला है, सबकी सुनिए। आपने देखा, वो दिखाइएगा दर्शकों को। एक, उसके बाद कहा क्या, उन्होंने कहा कि ये जो 10,000 रुपए वाला खेल है, आप इस बात को जान लीजिए, अपनी ताकत पहचान लीजिए। उन महिलाओं को कहा, बीजेपी को और नीतीश को ये पता है कि आपके बिना सरकार नहीं बन सकती, इसलिए वो आपको ये पैसे दे रहे हैं और ये रिश्वत है। ये आज उन्होंने बताया उनको। आप अपनी ताकत को पहचानिए, उनके अंदर के स्वाभिमान को कहीं ना कहीं वो जगा रही। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप में से ज्यादातर के पति बाहर हैं, यानी कि शादीशुदा होते हुए, परिवार वाले होते हुए भी पति कहीं है और महिलाएं कहीं है, परिवार कहीं है। क्यों? क्योंकि रोजगार नहीं, पलायन। तो जो पलायन सबसे बड़ा कष्ट है, उसको उन्होंने बड़े करीब से उसको टच किया। किस तरीके से आप अकेली है, जीवन दुश्वार है, गरीबी है, सारी बेरोजगारी है, यहाँ पे पलायन अगर ना हो तो कितना बढ़िया ये हो सकता है। मनरेगा का जिक्र कि किस तरीके से यहीं पे रोजगार मिल जाता है। उन सारी चीजों को उन्होंने कहीं ना कहीं वो किया। मान सम्मान की बात की, महिला सुरक्षा की बात की, हर चीज का तरीका उन्होंने बेसिकली 2,000 महिलाएं थी, उनमें से शक्ति अधिकार नाम का एक डिजाइन किया गया था कि महिलाओं की बात सुने और उनको आगे का रोड मैप दे। और ये एक अपनी तरीके की, प्रियंका की अगर इंडिविजुअली बात करेंगी तो उनका पहला इवेंट बिहार के अंदर है। इसके बाद वो जाएंगी जो बेसिकली जो दूसरी रैली के लिए 3 बजे उनकी वो रैली है, उसके अंदर जाकर के एक ब्रॉडर इश्यूज के ऊपर, उसमें महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगी, वो सारे का सारा काम। तो मोदी जी का जो सिंपल स्टाइल है, कैमराज, ऑप्टिक्स, अलग अलग उस पे एंगल्स पे महिलाओं का, किसी भी जिस भी वर्ग से वो करते हैं। बाकायदा कई बार आवाज नहीं होती वीडियो के अंदर, पहले वो जारी किया जाता है, फिर बाकायदा एडिटिंग होती है एडिटिंग टेबल पे, फिर उसको जारी किया जाता है। तो ये उनका एक अपना स्टाइल है। कभी आज वीडियो आवाज आ भी सकती है, नहीं भी, अभी तक तो चल ही रहा था कार्यक्रम। तो मोदी जी ने तो अपना एक इंडिजिनस मॉडल डेवलप किया है। वो किसी भी सारे चैनलों पे आप उसको देखेंगे, सारे प्रचार पत्रों में उसको देखेंगे। और प्रियंका जो कर रही थी वहां पे, वो सक्सेसफुल थी। ना किसी का कोई रोकना टोकना, जिसको आना आओ, जिसको नहीं आना मत आओ। तो उसमें जो चीज है, उसमें ज्यादा बेहतर तरीके से पल्स को आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। वो एक चीज इंपॉर्टेंट है। मोदी जी को एक सरकारी कार्यक्रम करना है, इवेंट करनी है। और जब मैं और आप बात कर रहे हैं, ये संवाद शक्ति संवाद खत्म करके प्रियंका अभी मोतिहारी के लिए निकल गई है। वहां पर वो एक रैली है, उसके अंदर संबोधित करने वाली पहली रैली होगी उनकी अपने इंडिविजुअल लेवल पे। इससे पहले राहुल गांधी खड़गे साहब वो सारे जाते रहे यात्रा के दौरान और सारी चीज। तो यानी कि बिहार और महिलाएं और यूथ, खास तौर पर
कांग्रेस पार्टी के इस बार निशाने पर है, लक्षित है। ओबीसी का आपने देखा, ईबीसी का देखा, तो हर वर्ग को जोड़ने का कहीं ना कहीं कांग्रेस एक सीरियस प्रयास कर रही है अपने तरफ से बिहार के तरफ। बिहार के अंदर ये प्रयास हो रहे हैं, निश्चित तौर पे होने भी चाहिए। बिहार खास करके चुनावी राज्यों में जितने हथकंडे अपनाए जाते हैं उनका ये पार्ट मान लिया जाए, उनका हिस्सा मान लिया जाए। लेकिन सर एक चीज और है ना, जो सपनों का मैंने जिक्र किया था, बेरोजगारी और युवाओं का जिक्र हुआ, एक बार फिर से हम जरा उस पर लौट करके आते हैं। देश में जो सपने दिखा करके सरकार बनाई गई थी, आज जो वो सारे सपने जो है वो संघर्ष में बदल चुके हैं। मैं सारे कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी ऐसा सपना नहीं है जो सीधे तौर पर अभी तक पूरा होता हुआ दिखा हो। तो ये सारे संघर्ष में बदल चुके हैं और उसके बावजूद भी हर रोज नए सपने दिखाए जा रहे हैं, हर रोज नए सपने उस सूची में जोड़े जा रहे हैं। देश के लोग अगर इसको नहीं समझ रहे हैं तो इसके लिए सियासी दलों को कितना जिम्मेदार माना जाए। प्रधानमंत्री तो वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, वो चुनावी सभाएं ही कर रहे हैं क्योंकि देश को वही पसंद है, देश को वही समझ में आता है। शायद यही वजह है कि भक्तों की एक पूरी सीरीज उन्होंने तैयार कर रखी है और उनका वो जहां चाहते हैं, जैसे चाहते हैं इस्तेमाल करते हैं, उससे माहौल बनाते हैं और चुनाव जीतते हैं। नहीं राम प्रकाश जी, थोड़ा सा अंतर आपको देखना पड़ेगा। अगर मोदी जी सब कुछ जो चाहते हैं वैसा हो रहा होता तो पहली बात तो चुनाव के अंदर उनकी पूरी सरकार फिर से बहुमत से आ जाती। कहीं ना कहीं उसके अंदर गड़बड़ झाला किया गया। उड़ीसा के चुनाव को लेकर के जैसे पटनायक ने अब आवाज उठानी शुरू की है, तो एक वो पक्ष। दूसरा, आपकी बात जायज ये सही है कि मोदी जी ने जो सपने थे, पहले वो सपने बेच रहे थे, अब वो पोस्ट डेटेड चेक उन्होंने सीधा 2047 का कर दिया। सर लेकिन यही पटनायक साहब केंद्र में हर बिल और हर चीज में तो समर्थन एनडीए का ही करते थे। आज जब खुद चुनाव हारे हैं और राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा आज राष्ट्रीय स्तर पर फैला दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देश के कोने कोने में फैला दिया है, तब पटनायक साहब जो है वो वोट चोरी की बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो ऐसा ही होता है। और एक चीज और मानिएगा, अगर वो जीते होते चुनाव तो फिर एनडीए के साथ ही होती, ये भी तय मान करके चलिएगा, इसमें धोखा मत मानिएगा। रीजनल पार्टियों की मजबूरी है, तुम्हें जो एनडीए के कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलाइज रहे हैं उनके साथ एक ही समस्या है, तुम्हें कोई और नहीं और हमें कोई ठौर नहीं। ये सिचुएशन तो मोदी जी ने क्रिएट कर दिया। कल तक देखिए, मोदी जी का मॉडल समझना पड़ेगा। या तो आप दो चुनाव से पहले 2012 में जिस तरीके से मनमोहन सिंह सरकार की बदनामी की, पूरी एक इबारत लिखवाई किससे, अन्ना हजारे से, प्रॉपरली उसको यूज किया आरएसएस के जरिए और धीरे से ईज आउट करके उनको बॉम्बे शिफ्ट, आराम से मस्त अपनी सुरक्षा में बैठे हुए। सोनम वांगचुक को अगर आप देखेंगे तो सोनम वांगचुक अगर आप याद करें तो 370 के भी समर्थक थे, बीजेपी की हर बात की प्रशंसा भी किया करते थे। लेकिन जब तक वो रहे तब तक ठीक रहा, तब तक इनके सुर में सुन लाते रहे। जैसे ही वो इनके मॉडल से बाहर आए, जैसे ही उन्होंने लेह से पदयात्रा करके दिल्ली आने की कोशिश की, उनको आने दिया गया क्या? ना। और जैसे ही अब उनकी महत्वाकांक्षाएं जागी, रह करके उन्होंने वहां के लद्दाख के लोगों को यूनाइट करना शुरू किया, गठजोड़ करना शुरू किया, लोगों को आगे बढ़ना शुरू किया, तो ये समझ गए कि ये खतरा है हमारी लॉन्ग टर्म न्यूज के लिए। तो भाई का हाल देख लीजिए, सोनम वांगचुक का क्या हाल किया है। कल ही जांच कर दी, कल ही सारे इनकी वो जो फॉरेन एक्सचेंज की जो होती है अपने वॉलंटरी एजेंसी के तौर पर, वो सारा रोक लिया। मोदी जी का मॉडल देखिए, यही अलायंस के साथ है। या तो आप उनके साथ हो और नहीं तो आप उनके शत्रु हो, बीच की सवारी ही नहीं। तो ये राम प्रकाश जी होता क्या था, आपने अटल जी के समय भी देखा, वाजपेयी थे वो भी उसी एनजीओ के थे जिसका जिक्र आपने लाल किले से सुना। लेकिन उस समय राजनीति का मतलब प्रतिस्पर्धा था, शत्रुता नहीं था। आज की तारीख में मोदी जी ने इसको एक नया नॉर्मल बना दिया है कि या तो आप हमारे साथ हो और नहीं तो आप हमारे शत्रु। ये सोनम वांगचुक का उदाहरण लेटेस्ट आपके सामने, और ऐसे जितने भी एलाइज थे आप देख लीजिए। जो महबूबा मुफ्ती का क्या है, राजनीति से खत्म कर दिया काम। बादल साहब का देख लीजिए, सुखबीर बादल कहाँ खड़ा हुआ है। दुष्यंत चौटाला देख लीजिए, अपने क्या नाम है, अभय चौटाला देख लीजिए, यूज एंड थ्रो। और पूरे देश में चले जाइए, कहीं नहीं, या तो इनके साथ और नहीं तो इनके विरोध में, शत्रु, बीच की सवारी नहीं। तो मोदी जी ने एक ये मॉडल डेवलप किया, इसको आप एक तो लोकतंत्र नहीं कह सकते, पहली बात ये लठ तंत्र है, ये ठोक तंत्र। और इसमें ये पुराने चैंपियन है, 2002 से लेकर के 2013 तक 14 तक जो गुजरात में करके आए, एग्जैक्ट उसके अलावा कोई मॉडल होते हुए बता देते। अब आपको देखना ये पड़ेगा कि जितने भी अब ये पटनायक है, सारा देश क्या कह रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के कारण सरकार। एक बार अगर उड़ीसा के वोट चोरी वाले खेल का भंडाफोड़ हो जाए तो समझ में आ जाएगा कि सरकार के रूट में क्या है। और अकेला वहां नहीं, तमाम स्टेट्स के अंदर इस तरह की चीज।
और राहुल गांधी का जो अभी तक आप और मैं चर्चा कर रहे थे ना कि हरियाणा की घोषणा करेंगे, उसके बाद महाराष्ट्र की करेंगे, अभी वो चीज लगातार फैलती जा रही है। हो सकता है पटनायक हिम्मत ना जुटा पाए, वो सारे जो वो कह रहे हैं, हो सकता है वो हिम्मत ना जुटा पाए, बाहर आकर के कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी तो मानने वाले हैं। कौन जाने कि वो हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद उड़ीसा का पट्टा खोल के बैठ जाए, उसके बाद बाकी जगह का पट्टा खोलने बैठ जाए, और अल्टीमेटली वाराणसी का खुलना है। तो सरकार जिस दबाव के अंदर है, वैसे दबाव में आमतौर पे होता क्या है, उस दबाव का एक परिणाम तो आपने देखा, 3 दिन से आपका छूट उत्सव चल रहा है, छूट मचल रही है पूरे देश के अंदर। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज के विज्ञापन देखिए, ऐसी धुआंधार प्रचार मोदी जी, कंपनी राम प्रकाश जी चला रहे, फोटो मेरा लगा हुआ है, धन्यवाद मेरा। अरे रेट आपने घटाए तो धन्यवाद अपना ही कर लो कम से कम, लेकिन वो मोदी जी का धन्यवाद चल रहा है। तो वो एक उत्सव चल रहा है कंपनियों के नाम पे, आम आदमी का तो छूट उत्सव है, और मोदी जी का जो 24 घंटे 12 मास चलता है उसको कहते हैं प्रचार उत्सव। मोदी जी को एक वो मौका और मिल गया, खर्चा आपका, मशहूरी उनकी, इससे बेहतर क्या है। और सारी चीजें जो है, एक तरफ यूथ का दबाव, पेपर लीक का दबाव, सारी चीजें, अमेरिका का ताऊ ट्रंप रोज आज फिर 100% दवाइयों पे कर दिया, जो ब्रांडेड मेडिसिन, कहीं कोई चर्चा नहीं। मैंने कल आपको चर्चा की थी, आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ रात को ट्रंप के साथ मिल रहे थे, आपने सुने वो क्या कह रहे थे? माई ग्रेट फ्रेंड शहबाज शरीफ, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, आसिफ मुनीर को ग्रेट कह रहे थे, उसको फील्ड मार्शल। तो सब ग्रेट है, तो हमें भी ग्रेट कह देता है तो हम लहलोट हो जाते हैं। आपने भक्तों का जिक्र किया, मान करके चलिए भक्तों का भी काफी हद तक बुखार उतरने लगा है, जो वो हालत देखते हैं। जो बिल्कुल अंध भक्त हो गए उनकी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो थोड़े बहुत जो बीच के थे, बॉर्डर लाइन वाले, जो इधर भी थे उधर भी थे, उनका बुखार धीरे धीरे उतरने लगा है। और आने वाले समय में जितनी दुश्वारियां बढ़ेंगी, इंटरनेशनली आप कंप्लीटली आइसोलेट हैं, आप देख रहे हैं जिस तरीके से, ना आप अमेरिका के रहे ना रूस के रहे, ना आपका कोई नाम लेवा है ना कुछ और बचा है। आप सोचिए, मोदी जी जैसा व्यक्ति जो किसी भी देश में सम्मान लेने पहुंच जाता है, वो यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग में क्यों नहीं गया? उसके लिए तो डंके का बहुत बढ़िया मौका था। वहां ट्रंप था, जब भी पाके मिलते उससे माई फ्रेंड करते, 10 दिन चलता है। लेकिन अब उनको समझ में आ गया कि ये खेल चलने वाला है नहीं, वो भाई पता नहीं क्या बोल देगा और पूरे देश में जुलूस निकल जाएगा, फलूदा हो जाएगा। तो अब वहां से भी बचाओ, विदेश यात्रा से भी, यहाँ कुछ करने को है नहीं, तो फिर क्या करोगे? लालू को गालियां देने लग जाओ, 20 साल पहले लालू के शासन में ये था, हमने ये आपको पैसे दे दिए, आप अपनी जेब से दे रहे हो क्या? जो आज पैसे 7,500 करोड़ बांटे हैं, उनकी उगाई किससे होगी? मेरे से आपसे ही होनी है, इस देश के लोगों से ही होनी है। नीतीश के घर से तो गए नहीं वो, ना मोदी जी के घर से गए, ना भाजपा के राहत कोष से गए, ना प्रधानमंत्री केयर से गए। वो पैसा कहाँ का है? वो बिहार के लोगों का ही है। उससे सफर क्या करेगा? उससे डेवलपमेंट सफर करेगा। सड़कें नहीं बनेंगी, पुल नहीं बनेंगे, शिक्षा नहीं होगी, स्वास्थ्य नहीं होगा। या तो आप फ्री में पैसा बांट लीजिए या उससे भला कर लीजिए। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर देते, बेहतर हेल्थ सुविधाएं दे देते, शिक्षा सुविधाएं दे देते, बेहतर स्किलिंग कर देते, तो आपको ये युवा सड़कों पे दिखते क्या? क्या सारे देश के युवाओं को, जितना बड़ा नंबर है, उनको रोजगार दे सकते हो आप? नहीं दे सकते ना, तो उनको स्किल कर देते। आपका ध्यान तो मुफ्तखोरी में, इधर से पैसे दिए और अगले उसके ना दूसरे हाथ से वोट लेने का खेल है। ये प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स थोड़ी है, ये तो रिग्रेसिव पॉलिटिक्स है। कब तक चलाओगे आप इसको? इसकी आड़ में हो सकता है बिहार इस बार सबक ना सिखा दे, जिस तरह का माहौल बन रहा है। अब ये बिहार की जनता पर डिपेंड करता है कि वो क्या तय करते हैं। एक तरफ पैसे से वोट की खरीदारी जैसा आरोप लगाया जा रहा है, और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का महिला संवाद है। प्रधानमंत्री ने भी महिलाओं से संवाद किया, प्रियंका गांधी ने भी महिलाओं से संवाद किया। अब इन दोनों संवादों के बीच का फर्क करना बिहार की जनता के हाथ में है। अब वो उसको कितना सही तरीके से फर्क कर लेते हैं, शायद मुझे लगता है वोटों के परिणाम पर, उसके परिणाम में ही ये सारी तस्वीर साफ हो पाएगी कि किसका संवाद कितना काम आया। राहुल, तेजस्वी और अब प्रियंका, विपक्ष ने, महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंकी हुई है, लेकिन मोदी जी के आक्रामक प्रचार शैली, भारतीय जनता पार्टी की कह लिया जाए तो, और जो लफाजी है उससे कैसे पार पाएंगे, ये चैलेंज उनके लिए अभी भी बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।